ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो कल हमने यूनिट 3 को स्टार्ट करा था और उसमें हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, या जिसको हम फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज हम जो है फर्मी-डिराक के अंदर ही, ठीक है, यूनिट 3 के अंदर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन केस लिमिटिंग है फॉर बीई के लिए, और दूसरा हमारा डीजेनरेसी के लिए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक नेम्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution as a limiting case of the B.E.Einstein distribution law। कई बार पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर के लिए एग्जाम के अंदर कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का मतलब समझते हैं ना आप, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल जिसको हम बोलते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution is a limiting case of BE distribution। BE distribution क्या मतलब हुआ इसको? इसका मतलब है कि अगर हम बोस-आइंस्टाइन को लिमिट कर दें, कुछ इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा दें, तो वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन केस बन जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर हम बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ पॉइंट्स के लिए लिमिट कर दें तो वही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन जाता है। ठीक है, 2 या 3 लाइन में इसको हम प्रूव कर सकते हैं। हमेशा 2-3 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? बोस-आइंस्टाइन के लिए, इसकी वैल्यू GI/E⁴ B U बीटा UI -1 के बराबर थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फाइंड आउट करा था तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ 1 हट गया था बस। अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन कर दे कि यहाँ 1 हट जाए इसके अंदर, तो वो एक तरीके से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन जाएगा हमारा। ठीक है, यानी हमने इस चीज़ को लिमिट कर दिया और किसी तरीके से -1 हटा दिया, तो ये हमारा बन जाएगा मैक्सवेल E⁴ बीटा म्यू आई E⁴ म्यू आई। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। देख लेते हैं। बोस-आइंस्टाइन गैस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन BE गैस, द डिस्ट्रीब्यूशन of number of particle in most probable state is given by। Ni number of particles, this is equal to GI/E⁴ into E⁴ UI और -1। ये हमारे पास वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अब E⁴ को हमने कुछ कंसिडर किया था 1/a के बराबर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं GI/A इनवर्स यानी 1/a e⁴ बीटा
UI -1 इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारी। ठीक है, क्योंकि हमने e की पावर अल्फा को क्या मानना था उस केस के अंदर 1/a के बराबर कंसिडर किया था। ठीक है, पिछले रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए थोड़े से, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर e की पावर अल्फा 1/a के बराबर है, लिख भी सकते हैं आप a इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा कंसिडर कर लो इसको, या 1/a इज इक्वल टू अल्फा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इस रिजल्ट की वैल्यू फॉर a इज मच लेस देन 1, अगर हम a को a से 1 से बहुत कम ले लेते हैं तो 1/समथिंग बहुत कम जो वैल्यू है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा हो गया ये टोटल रिजल्ट। वी हैव a इनवर्स e की पावर बीटा ui, तो इसका मतलब जब a मच लेस देन 1 है तो 1/ मच लेस देन 1 मतलब 1 से बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब टोटल रिजल्ट 1 से ज़्यादा हो गया, इज़ ग्रेटर देन 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स, जब ये रिजल्ट 1 से बहुत ज़्यादा है तो 1 इसमें से अगर माइनस कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम ni, दिस इज इक्वल टू gi ओवर a -1 e की पावर बीटा ui। -1 था क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है, तो 1 माइनस करने पर उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो हमने 1 को एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया है यहाँ। ठीक है, और जब हमने 1 को एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया है तो दिस रिप्रेजेंट्स ni, दिस इज इक्वल टू gi, और a इनवर्स का मतलब क्या है हमारे पास e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा ui, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज gi ओवर e की पावर अल्फा प्लस बीटा ui, and this equation number 2 is nothing but your Maxwell-Boltzmann distribution, which is Maxwell-Boltzmann distribution। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 10 for a is much less than 1, Bose-Einstein reduces to Maxwell-Boltzmann distribution। यानी कि जब हम a को लेस देन 1 ले लेते हैं तो बोस-आइंस्टाइन किस में चेंज हो जाता है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिमिटेशन हो गई एक तरीके से, ये लिमिट कर दिया हमने बोस-आइंस्टाइन को। क्या लिमिट कर दिया कि a की वैल्यू इतनी ले लो, जैसे ही a को इतना ले लेंगे देन इट बिकम्स द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन। सो वी कैन से मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बीई डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एनर्जी की बात करें, आल्सो फॉर बीई Bose-Einstein gas, when a is much less than 1, then energy distribution, energy of system per particle is given by E by n, this is equal to 3/2 kT के बराबर आ जाएगी। अगर हम a को क्या ले रहे हैं? लेस देन 1 ले रहे हैं। और अगर ऐसा है तो e की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3/2 n kT। और ये क्या है? ये वो एनर्जी है जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में निकलती थी, यानी mb के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में यही एनर्जी की वैल्यू आती थी हमारे पास, विच इज़ वेल नोन, which is
well known result of classical statistics, classical statistic, or you can say Maxwell-Boltzmann statistics। ठीक है, तो एनर्जी के लिए भी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी बोस आइंस्टाइन में अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 ले लें तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर चेंज हो जाती है। दैट वी कैन से इट इज ए लिमिटिंग केस। नेक्स्ट टर्म अब आ जाता है आपका डीजेनरेसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि आगे बहुत बार ये डीजेनरेसी वर्ड भी यूज होने वाला है और इक्वेशंस भी यूज होंगे। डीजेनरेसी, ठीक है, ये डीजेनरेसी हमने बोस आइंस्टाइन के लिए ही स्टडी करने हैं। ठीक है, पहले बोस आइंस्टाइन के लिए, फिर आगे इसको फर्मी के अंदर भी यूज करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है पहले डीजेनरेसी का है, डीजेनरेसी, और फिर साथ में है इसके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट वन में से हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है व्हाट इज डीजेनरेसी एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो पहले डीजेनरेसी देखते हैं, फिर देखेंगे बोस आइंस्टाइन, अगर वीडियो में कंप्लीट हो गया तो। पहले डीजेनरेसी का डेफिनेशन है द डेविएशन of the behavior of Bose-Einstein gas, यानी कि फोटॉन्स ये जो भी हैं, from that of a perfect gas is called degeneracy, is called degeneracy। ठीक है, यानी अगर हम बोस आइंस्टाइन गैस को ले रहे हैं और एक परफेक्ट गैस को ले रहे हैं तो उन दोनों के बिहेवियर में कितना चेंज है, वो चेंज डीजेनरेसी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, हमने किसी को आइडियल मान लिया, ठीक है, उस आइडियल से कितने दूर हम, मतलब कि उसके बिहेवियर से कितना डेविएशन आ जाता है किसी गैस के लिए, दैट इज नोन एज डीजेनरेसी। एक तरीके से डीजेनरेसी का मतलब ये है कि हम ये मेजर करना चाहते हैं कि कोई गैस परफेक्ट गैस से कितनी डिफर है बिहेवियर में, दैट इज नोन एज डीजेनरेसी। ठीक है, और इस डीजेनरेसी को मेजर करने के लिए हम ए को यूज करने वाले हैं। द डीजेनरेसी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर ए, पैरामीटर ए, जो अभी ए यूज किया है वही पैरामीटर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम डीजेनरेसी पैरामीटर, विच इज कॉल्ड डीजेनरेसी पैरामीटर। ये ए का फंक्शन है डीजेनरेसी, और इसको हम डीजेनरेसी पैरामीटर का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप आइडिया लेते हैं एक बार, कि जिससे हमारे पास एक एनर्जी लेवल है, सपोज ये एनर्जी लेवल है हमारे पास, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, E1 और E2। तो इस E1 के अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही तरह की एनर्जी है, ऐसा भी नहीं है कि इस E2 में सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी है, इसमें भी बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स हैं। इसीलिए एक तरीके से ये एक एनर्जी
बैंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब अगर एक ही तरह की इन सब में एनर्जी होती, देखो E1 और E2 में अगर एक ही तरह की एनर्जी होती तो हम इसको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये E1 और ये E2 सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन हमने इसको ब्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। ब्लॉक का मतलब ये है कि इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की रेंज एनर्जी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज, इस रेंज में एनर्जीज है इसमें। इस E2 में यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी रेंज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी का लेवल E1 के अंदर दूसरे एनर्जी के लेवल से थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इन एनर्जी लेवल्स को, जैसे कि एक ये लेवल हो गया, दूसरा जस्ट इसके ऊपर हो गया, तीसरा इसके ऊपर हो गया, चौथा इसके ऊपर हो गया, यहाँ तक एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास। तो जो ये एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम बोलते हैं सब एनर्जी लेवल्स, और ये एक दूसरे से एनर्जी में डिफरेंस में है, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट लेवल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट लेवल्स, यानी एक तरीके से इनमें डेविएशन आ गया एनर्जी का। है एक ही ग्रुप के सारे, लेकिन इन सब में, सब लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस है, एंड दीज आर नोन एज डीजेनरेट लेवल्स। तो ये एक तरीके से डीजेनरेसी का मतलब है हमारे पास। अब जब हम बोस आइंस्टाइन गैस की डीजेनरेसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ए वैल्यू की यूज़ करनी पड़ेगी, ए का पैरामीटर। तो हमें उस रिजल्ट को भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम लास्ट आप जो भी इक्वेशन ए के लिए हो, फ्रॉम लास्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट इक्वेशंस, जो भी हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी पिछले आर्टिकल्स के अंदर, ई को हमने माइनस अल्फा के साथ ये रिप्रेजेंट करा था, और जब इसको निकाला था तो ये वैल्यू थी n/v h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m k t, और इस सारे की पावर 3/2। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ शायद ये वैल्यू हमारे पास मिल भी सकती है, ए की वैल्यू दिस वन, ये देखिए मिल गई डायरेक्टली, दैट वाज द रिजल्ट। ए को हमने यूज़ करा है यहाँ। ठीक है, और ये आर्टिकल है आपका बोस आइंस्टाइन गैस के लिए। बोस आइंस्टाइन गैस में हमने इसको निकाला था इक्वेशन नंबर 8 के बाद, यहाँ है इक्वेशन नंबर 8 दे रखा है, यहाँ से हमने इस ए को निकाल रखा है। ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली गई और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है, n/v 2 m kt पावर 3/2। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 1। ठीक है, अब ये ए देखना है किन किन वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देयरफॉर ड्यू टू इंक्रीज इन पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी का मतलब n/v, अगर n/v इंक्रीज होगा तो a की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, या डिक्रीज इन टेम्परेचर T, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो भी a क्या होगा? इंक्रीज होगा। दो चीज़ों पर, एक तो n/v बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n/v डेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ a की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अगर t डिक्रीज होगा तो भी a क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड है ये, और मैंने दोनों ही को एक ही तरीके से लिखा, ये इंक्रीज हो या टेम्परेचर डिक्रीज हो तो दोनों केस में a की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ a इंक्रीजिंग।
और अगर वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजिंग होती है तो ये शो करता है शोइंग दैट बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपार्ट फ्रॉम क्लासिकल परफेक्ट गैस। यानी कि एक तरीके से जो हम गैस लेकर के चल रहे हैं बोस-आइंस्टाइन परफेक्ट गैस, वो क्लासिकल जो नेचुरल है उससे अलग हो जाएगी अगर ए की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ए बढ़ेगा तो परफेक्ट गैस से जो हम बोस-आइंस्टाइन मान सकते हैं आप इसको, बोस-आइंस्टाइन परफेक्ट गैस क्लासिकल परफेक्ट गैस से क्या हो जाएगी, डेविएट होनी शुरू हो जाएगी। हेंस द डिग्री ऑफ degeneracy will be large if the temperature is low। अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो ए बढ़ जाएगा उससे डीजेनरेसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो गई, एक तरीके से बढ़ गई। तो दोनों ही चीजें लिखी हैं, डेंसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो गई और इस वजह से डीजेनरेसी इंक्रीज हो गई। पार्टिकल डेंसिटी इज लार्ज। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी लार्ज क्यों है, क्योंकि बोसॉन जो है वो स्मॉल मास के हैं। बोसॉन इज ऑफ स्मॉल मास, छोटे छोटे हैं, स्मॉल मास के। ठीक है, लेकिन अगर हम ए को 1 ले लें फॉर लोएस्ट स्टेट के लिए, फॉर लोएस्ट एनर्जी स्टेट, अगर हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट लें तो ए की वैल्यू 1, और जैसे ही ए की वैल्यू 1 होगी, एज ए इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर माइनस अल्फा। लेकिन अल्फा ए की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 होने का मतलब है अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि ई की पावर 0 होगा तभी तो ए क्या होगा, 1 हो गया। तो अल्फा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी, एंड अल्फा इज नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ई की पावर 0 होगी, यानी अल्फा 0 होगा तब ए क्या होगा, 1, इसलिए अल्फा नेगेटिव में नहीं जा सकता कभी, क्योंकि ये लोएस्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज और, इक्वेशन नंबर 8, वहीं उसी इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, ये वाली एन की वैल्यू थी हमारे पास से, ये देखिए v/h 2πmkt इंटू ए, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा था। तो इस रिजल्ट को भी हम यूज कर रहे हैं। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन वी हैव n इज इक्वल टू v/h³ 2πmkt की पावर 3/2, और इसके साथ था a प्लस a² 2 की पावर 3/2 प्लस a³ 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन। अब हमने a को कितना ले लिया है, 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दो। दिस इज इक्वल टू n को v के नीचे ले जाओ, n/v, दिस इज इक्वल टू 2πmkt अपॉन h। ठीक है, इसकी पावर भी क्यूब है और इसकी पावर क्या है, 3/2, तो मैं इसको ये लिख देता हूँ स्केयर का 3/2, स्केयर से स्केयर कैंसिल, यही वैल्यू आ जाएगी h³। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा है, और a को क्या लिख दिया है, 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 प्लस 1/3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और जब इस सारे सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हम रिजल्ट को लिखते हैं 2.612।
for maximum value of particle density मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी कब होगी? फॉर a इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन n/v मैक्सिमम हो जाएगा और 2πm/h² की पावर 3/2। ठीक है, इनटू में जब सीरीज को करेंगे तो रिजल्ट आता है 2.612 हायर पावर्स सोल्व करके और नेगलेक्ट करके जैसा भी, विच इज द लिमिटिंग केस ऑफ BE degeneracy। अब n/v मैक्सिमम हो गया है, इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर वैल्यू n/v मोर देन, इस इक्वेशन को नाम दे दो 2 या 3, 2 more than that given by equation number 2, no solution can exist। इससे ज़्यादा इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि बिकॉज एज a cannot have a value more than 1, क्योंकि a की एक से ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसीलिए इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर सकता है, और जब ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर सकता है तो उस टाइम टेम्परेचर भी आपका क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी जितनी हो सकती थी उतनी हो चुकी है। जब डेंसिटी इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। आल्सो द टेम्परेचर एट विच डेंसिटी n/v इज मैक्सिमम है, ये इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको हम T0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पर डेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। अगर हम इस T0 की वैल्यू निकालना चाहें इक्वेशन से, तो T की जगह T0 अब पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स n/v दिस इज इक्वल टू 2πm/T0, T0 हो गया अब ये h² इस सारे की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2.612। T0 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। T0 इज इक्वल टू h²/2πmk इंटू में n/2.612v, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2/3, उल्टा हो जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 3/2 थी, तो T0 को निकालने के लिए पावर सबके साथ, इन दोनों के साथ और इसके साथ 2/3, और ये ऐसे कैसे होता है। ठीक है, दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर T इज लेस देन T0। T जो है इससे कम नहीं हो सकता। देयरफॉर critical temperature T0, critical temperature may be defined as that temperature at which degeneracy start। तो इस टेम्परेचर पर डिजेनरेसी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है।
क्योंकि इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, इसके बाद ही डीजनरेसी यानी लेवल जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं, एक तरफ हम टेम्परेचर ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो टेम्परेचर है T0, ठीक है, जिससे पहले, इस पॉइंट से पहले वो एक परफेक्ट गैस की तरह स्ट्रेट लाइन, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती चली जा रही थी और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई थी। लेकिन जैसे ही इससे नीचे जाते हैं हम, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं गया, इट विल डेविएट्स लाइक दिस। थोड़ा सा इसमें आप चेंज दिखा सकते हैं कि जो एनर्जी है वो आपकी कुछ इस तरीके से चली गई, इस टेम्परेचर पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जाना था इसको स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़नी चाहिए परफेक्ट गैस के लिए। लेकिन जब हम T0 पर चले जाते हैं तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, और उसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से वो अपनी एनर्जी में कोई चेंज शो नहीं कर सकती। तो ये जो रीज़न है, दैट रीज़न इज डीजेनरेसी, दैट इज नोन एज डीजेनरेसी। द डॉटेड लाइन, और ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉन डीजेनरेसी है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स नॉन डीजेनरेसी, नॉन डीजेनरेट गैस। ठीक है, और ये जो डार्क लाइन है आपकी, दैट रिप्रेजेंट्स, और ये E0 के लिए दैट रिप्रेजेंट्स द आपका डीजेनरेसी ऑफ द गैस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हीलियम गैस के लिए इसकी वैल्यू लगभग 5 के क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में कंडेंसेशन को हम डिस्कस करेंगे।